नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो हमने राजस्थान के सोर्सेज में पढ़ रहे थे अपन। और अपन ने बहुत सारे शिलालेख कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब अपन आज शिलालेख कवर करेंगे उदयपुर का के महत्वपूर्ण शिलालेख। हालांकि 15-20 मिनट में उदयपुर के महत्व सारे शिलालेख कवर करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मैंने इनका क्रक्स इस तरीके से तैयार करा है कि आपको 15-20 मिनट में 25 मिनट में उदयपुर के लगभग सारे शिलालेख मैं आपको कवर करा दूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं उदयपुर के शिलालेख। तो हमारा जो पहला शिलालेख आता है वो है सामोली का अभिलेख। ठीक है, सामोली जो है लगभग 646 ईस्वी के आसपास का ये अभिलेख है। खुदाया किसने था? ये शिलादित्य का आप नाम याद रखना। शिलादित्य बहुत महत्वपूर्ण शासक है। सामोली वाला अभिलेख शिलादित्य का अभिलेख है और ये किस पर फोकस करता है? ये तत्कालीन जो गुहिल साम्राज्य था उसमें जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उस पर ये इसका ज्यादा फोकस रहेगा। और गुहिलों की तिथि क्रम भी इससे पता चलेगी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कुटिल लिपि में लिखा गया है। भाषा जिसमें हम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, भाषा वो है जो, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो भाषा है हिंदी, लेकिन ये लिखी हुई है क्या है? ये जो है ये इसकी स्क्रिप्ट है, ये इसकी लिपि है। जो हम देख रहे हैं ना महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, ये इसकी लिपि है। लिपि को, इसको क्या कहते हैं अपन? देवनागरी लिपि। भाषा कौन सी हो गई हमारी? हिंदी। वैसे इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। और लिपि जिसमें लिखा हुआ है कौन सी है? कुटिल। कुटिल के बारे में मैंने आपको पहले बताया होगा कि कुटिल जो लिपि है वो लगभग ज्यादातर जो गुजरात की बाउंड्री वाले जो एरियाज है ना, वहां पे आपको ज्यादातर कुटिल लिपि के अभिलेख अपने को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये जो प्राक गुजराती है और प्राक राजस्थानी है उसका जो ओरिजिन है वो कुटिल लिपि, पहले वो ये कुटिल लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, जिसको अपन महाजनी कहते हैं ना, महाजनी से पहले, काफी पहले कुटिल लिपि से ही रूपांतरित होकर बनी है। वैसे महाजनी को देखा जाए तो उसको देवनागरी के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो है कुटिल जो है इनकी आरंभिक स्क्रिप्ट थी, आरंभिक लिपि थी, आप ये ध्यान रख लो। तो सामोली वाला जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है, कुटिल लिपि में है, शिलादित्य के समय का है। और गुहिलों की तिथि क्रम इससे समझ में आती है हमें, और गुहिलों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का इससे पता चलता है। और ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सामोली अभिलेख के बारे में पूछी जाती है ना हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जावर और अरण्यगिरी ये दो क्षेत्र हैं जहां पर तांबा और जस्ते का उत्खनन इस समय में आरंभ हो चुका था। तो अगर कोई पूछ ले इसमें सामोली अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रश्न कहीं बनता है ना, वो यही बनता है कि जावर और अरण्यगिरी वाले क्षेत्र से तांबा और जस्ता निकाला जाता था, यह किस अभिलेख में हमें प्राप्त होता है? या फिर यह पूछ सकते हैं कि मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति या मेवाड़ की सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? वो है सामोली वाला अभिलेख। ठीक है, सामोली अभिलेख भी अपना उदयपुर में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कहीं से भी एग्जाम में छूटेगा नहीं है और प्रश्न इधर से ही बनेंगे, ज्यादातर चीजें यहीं से बनेगी। ठीक है, दूसरा जो अभिलेख आता है वो अपराजित का अभिलेख है। अपराजित का अभिलेख है अपना 661 एडी में। तो 661 एडी के आसपास 661 में अपराजित ने अभिलेख खुदवाया। कहां पर? नागदा में। नागदा अपने उदयपुर के पास ही पड़ता है। तो नागदा में क्या खुदवाया था अपराजित ने? अपना शिलालेख। यह भी संस्कृत भाषा और कुटिल लिपि में ही है और यह भी गुहिल वंशी शासकों के बारे में ही जानकारी देता है। डॉक्टर ओझा जी, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे प्रबुद्ध इतिहासकार हुए हैं, बहुत फेमस आरंभिक इतिहासकारों में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं डॉक्टर ओझा जी। डॉक्टर ओझा जी ने इसको उदयपुर विक्टोरिया हॉल में रखवाया था। कहां पे रखवाया था? उदयपुर विक्टोरिया हॉल में। अपराजित का शिलालेख 661 एडी का, नागदा में, संस्कृत भाषा में है, कुटिल लिपि में है, गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी देता है। और इसको ओझा जी ने कहा रखवाया था? उदयपुर विक्टोरिया हॉल। ये ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जो अभी तक एग्जामिनर के दिमाग, अभी तक एग्जामिनर के हाथ में नहीं आई। और ये जो चीज अगर जिस दिन एग्जामिनर ने पूछना शुरू कर दिया ना कि कौन सा शिलालेख कौन से हॉल में रखा गया है, मैं एक आपको सारणी बना दूंगा कि कौन सा शिलालेख कौन से अभिलेख में अभी रखा हुआ है। ये बहुत जो रेयर बुक्स होती है ना उसमें ये मटेरियल प्राप्त होता है आपको। तो वो मैं चीज यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। जिस हिसाब से अपना एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारी जो चीजें अभी तक एग्जामिनर के हाथ में नहीं आई वो भी आपको हम इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, हमारा जो तीसरा जो अभिलेख आता है महत्वपूर्ण, वो है नाथ प्रशस्ति। नाथ जो प्रशस्ति है वो एक लिंग जी मंदिर है, ये भी उदयपुर के पास में पड़ता है, ये भी नागदा में पड़ता है एक लिंग जी। तो एक लिंग जी में हमें नाथ प्रशस्ति प्राप्त होती है। 971 एडी की ये प्रशस्ति है।
लकुलिश मंदिर का जिक्र होता है। लकुलिश मंदिर ये भी नाथ संप्रदाय का फेमस मंदिर है, और नरवाहन जो है वो इसको बनवाता है। और उस समय की जो पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट्स हैं उनके बारे में अपने को जिक्र मिलता है। तो कोई पूछ ले कि 10वीं शताब्दी का मेवाड़ का कैसा था, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, यह बात हमें कहां पे जानने को मिलती है? तो यह बात हमें नाथ प्रशस्ति में जानने को मिलती है, एकलिंग जी से। अगर कोई पूछ ले कि 7वीं शताब्दी में राजस्थान कैसा था या मेवाड़ कैसा था, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? वो मिलती है अपने को सामोली अभिलेख में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। तो यह इसको अपन 10वीं शताब्दी या 971 एडी के आसपास की जो तत्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास था उसकी जानकारी हमें मिलती है नाथ प्रशस्ति से। और लकुलिश मंदिर में रखी हुई है, संस्कृत पद्य में लिखी हुई है, और यह एक ऐसी लिपि में लिखी हुई है जो आप अभी वर्तमान में हम इसको देवनागरी के रूप में जानते हैं। तो संस्कृत पद्य में लिखी हुई है और देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो कौन सा जो अभिलेख है वो संस्कृत पद्य में और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है? तो वो है नाथ प्रशस्ति। और इस बात से हमें यह भी जानकारी मिल रही है, ध्यान से देखना, देखो बच्चों, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास ही हम देवनागरी का ओरिजिन मानते हैं। 10वीं शताब्दी के आसपास देवनागरी का ओरिजिन मानते हैं, और लगभग उसी समय का यह अभिलेख है। ठीक है, तो देवनागरी भाषा को पुष्टता भी अभिलेख दे रहा है एक तरीके से कि इस समय में जो है ये देवनागरी भाषा प्रचलन में आ चुकी थी काफी व्यापक रूप से। तो इस बात की जानकारी भी कहां से मिल रही है अपने को? नाथ प्रशस्ति से। ये ऐसी छुपी हुई चीजें हैं ना जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ते जाओगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि बिकॉज कई बार आपके सिलेबस में मेंशन होता है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, और इवन कॉलेज लेक्चर में तो पेपर 3 में ये भी क्वेश्चन, ये भी अपना सिलेबस का पार्ट था कि राजस्थान में जो है जो राजस्थानी भाषा है जिसको अपन मुडिया लिपि बोलते हैं, मुडिया लिपि और देवनागरी लिपि, ये भी अपने सिलेबस में मेंशन था। तो ऐसे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो कोई अचंभा नहीं होता है ऐसे प्रश्न बनने में। तो ये इस तरीके की नाथ प्रशस्ति है, वो 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि की जानकारी दे रही है, संस्कृत पद्य में लिखी हुई है, लकुलिश मंदिर पे रखी हुई है, नरवान द्वारा बनाई गई थी, और एकलिंग जी अपने नागदा में ये मिलती है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है इससे? राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास तत्कालीन राजस्थान का। ठीक है, फिर आता है अपना चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख जो है इसकी शिल्पी थे देलहन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शिल्पी चिरवा के पहले भी पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जहां पे मैंने भी पहले बताया था कि शिल्पी वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जिसके जिसके शिल्पी पूछे जाते हैं मैं उस पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, स्टार मार्क कर दूंगा। तो चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी का अभिलेख है, और इसके शिल्पी थे अपने देलहन जी। तो देलहन जी और वागेश्वर और वागेश्वरी की आराधना से शुरू होने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? चिरवा अभिलेख। ऐसा प्रश्न बना हुआ है कि वागेश्वर और वागेश्वरी की आराधना से शुरू होने, वाग के देवता और वाग की देवी तो मां सरस्वती होगी। तो वागेश्वर और वागेश्वरी की आराधना से जो अभिलेख शुरू हो रहा है वो कौन सा है? वो है चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख कब का है? 1273 एडी का। इसके बाद आता है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है? तो ये इस शासक का नाम याद रखना, पद्म सिंह जी। तो पद्म सिंह जी के बेटे थे केली सिंह, उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था। किसने लिखवाया था? पद्म सिंह के पुत्र केली सिंह द्वारा ये अभिलेख लिखवाया गया है। और ये कब का अभिलेख है? 1273 एडी का अभिलेख है। किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है? जो अपने गुहिल वंश के संस्थापक है बप्पा रावल, गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल से लेके पद्म सिंह, जत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, सबकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, जत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, सबके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन इनके सबके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? वो है चिरवा अभिलेख। ठीक है, 1273 का। एक बहुत ही फेमस जैन मुनि थे उस समय के, रत्नप्रभ सूरी। कौन थे? रत्नप्रभ सूरी। उनके शिष्य थे पार्श्वचंद, उनके शिष्य का नाम था पार्श्वचंद। तो रत्नप्रभ सूरी के शिष्य पार्श्वचंद ने ये चिरवा का अभिलेख लिखा था। यह बात कहां से जानकारी प्राप्त होती है अपने को? चिरवा अभिलेख में। और शिल्पी कौन था इसका? इसका शिल्पी था देलहन, और लिखा किसने था? पार्श्वचंद ने। ठीक है, और इसके बाद आता है अपना श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, 1428 का अभिलेख है। कब का है? 1428 का। श्रृंगी ऋषि एकलिंग जी में ये मंदिर है, एकलिंग जी मंदिर में बना हुआ है श्रृंगी ऋषि आश्रम, और वहां पर ये जो है मोकल जी ने ये बनवाया था मंदिर। और मोकल जी ने, उनकी वाइफ थी गौरांबिका। कौन थी मोकल जी की वाइफ? मोकल जी अपने मेवाड़ शासक थे,
तो मेवाड़ शासक की वाइफ थी गौरांबिका। गौरांबिका की मुक्ति के लिए एक कुंड की स्थापना करी गई वहां पे। गौरांबिका की मुक्ति के प्रयास में एक कुंड की स्थापना करी गई और उस कुंड पे एक अभिलेख लिखा गया और उस अभिलेख को लिखा था योगेश्वर और फना ने। योगेश्वर तो उसका रचयिता था और फना उसका सूत्रधार था। मतलब योगेश्वर ने तो वो रचना करी पद्य की जो लिखा हुआ है वहां पे, और उसको सूत्र रूप में किसने लिखा है, उसको उरेदने का काम कर रहा है फना ने। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना श्रृंगी ऋषि अभिलेख में। और श्रृंगी ऋषि अभिलेख में एक अपने को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है मोकल जी की विजय। तो मेवाड़ शासक थे मोकल। मोकल की विजय की जानकारी कहां से अपने ऊपर होती है, वो है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख से। और वो किन किन के खिलाफ उनकी विजय हुई थी, गुजरात के खिलाफ और नागौर के खिलाफ। गुजरात का था अहमद शाह और नागौर का था फिरोज खां। जब ये गुजरात अभियान में थे मोकल जी, उसी समय जो है चाचा मेरा और महपा पंवार ने इनकी हत्या कर दी थी अविश्वास करके चलते। तो चाचा मेरा और महपा पंवार ने मोकल जी की हत्या कर दी थी गुजरात विजय के दौरान, लेकिन तब तक ये गुजरात को जीत चुके थे। तो अहमद शाह के खिलाफ गुजरात को जीता था मोकल ने, और नागौर के फिरोज खां को भी इसने परास्त किया था। तो ये दोनों जानकारी अपने को कहां से मिलती है, मोकल जी की ये दोनों जानकारियां मिलती है अपने को श्रृंगी ऋषि आश्रम के अभिलेख से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि मोकल की विजय ये आपको किस अभिलेख में प्राप्त होती है, वो है श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। फिर यह भी पूछा जाता है कि गौरांबिका की मुक्ति के लिए किस राजा द्वारा एक कुंड की स्थापना करके वहां अभिलेख खुदवाया गया, तो वो था मोकल। ठीक है, गौरांगिका कौन सी जगह पे, श्रृंगी ऋषि के आश्रम के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एक लिंग जी में है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट शिलालेख, इंपॉर्टेंट प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, वो आ रही है जगन्नाथ प्रशस्ति। अब कुछ तो हो रहे हैं शिलालेख अभिलेख, वो मैंने आपको समझा दिया था। प्रशस्ति मतलब होता है किसी की तारीफ में जो लिखी जाती है बात, है ना, किसी की प्रशंसा में जो लिखी जाती है बात, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रशस्ति। अब जगन्नाथ प्रशस्ति है, जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई है, उदयपुर में है जगन्नाथ मंदिर, खड़ा मंदिर है एकदम, बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर है। उड़ीसा का जो जगत टेम्पल है, जगदीश मंदिर है ना पुरी का, तो पुरी के जगदीश मंदिर की तर्ज पे बना हुआ मंदिर है उदयपुर में, बहुत सुंदर मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। उस पे जो जब आप जगन्नाथ मंदिर में एंटर करते हो तो इस साइड की जो दीवारें हैं ना, एंटर करने के बाद वापस घूमोगे तो इस साइड की दीवारों पे ये प्रशस्ति लगी हुई है, जगन्नाथ प्रशस्ति आपको दिखेगी। 1652 की प्रशस्ति है। स्वयं साक्षात बप्पा रावल से लेके सांगा तक के इतिहास इसमें पूरी जानकारी मिलती है। सब जो दंतकथा उस समय में जो क्योंकि महाराज जगत सिंह जी थे उस टाइम पे, तो जगत सिंह जी के समय में लिखी हुई प्रशस्ति है। और जगत सिंह जी ने उस समय की जो भी ख्याति थी, जो भी इतिहास की जितनी भी जानकारी थी, दंत कथाएं थी, सबको एक जगह कंबाइन करवा के और बप्पा रावल से सांगा तक का इतिहास लिखवाया था। और इस पूरे इतिहास को अपन ने किस में देखते हैं, वो जगन्नाथ प्रशस्ति में देखते हैं। महाराज जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह जी ने खुदवाई थी और इसके रचयिता थे कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास किस प्रशस्ति के रचयिता थे, वो थी जगन्नाथ प्रशस्ति की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद मार्क कर लेना इसको, स्टार मार्क, कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास। और ये जगन्नाथ प्रशस्ति किसके द्वारा खुदवाई गई थी, जगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा, जगत सिंह जी के द्वारा। कब से, बप्पा रावल से लेके महाराणा सांगा तक का पूरा इतिहास मिलता है इसमें, है ना। ठीक है, और अपनी अंतिम जो शिलालेख है आज का उदयपुर का, वो है त्रिमुखी बावड़ी का अभिलेख। त्रिमुखी बावड़ी जिसको अपन जया बावड़ी भी कहते हैं, 1675 एडी के आसपास का अभिलेख है। त्रिमुखी बावड़ी का अभिलेख जिसको अपन जया बावड़ी भी कहते हैं, कब का है, लगभग 1675 का अभिलेख है। 1675 में किसका शासन था, यह लगभग राज सिंह जी के बाद का शासन है। तो राज सिंह जी फर्स्ट की रानी थी रामरस दे। किसकी रानी थी, राज सिंह फर्स्ट की रानी थी रामरस दे, उनके द्वारा ये जो है खुदवाया गया थी, ये बावड़ी खुदवाई गई थी। और बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक का पूरा इतिहास अपने को यहाँ पे मिल जाता है। तो राज सिंह जी की रानी थी रानी रामरस दे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर गौरांबिका पढ़ी अपन ने श्रृंगी ऋषि में, और वो मोकल जी की रानी है। इधर ध्यान रख लेना, राज सिंह जी की रानी है रामरस दे। रामरस दे जो थे वो अजमेर के जो परमार शासक थे पृथ्वी सिंह जी, उनकी पुत्री है ये। अजमेर परमार शासक पृथ्वी सिंह जी की पुत्री है कौन, रामरस दे। ठीक है, राज सिंह फर्स्ट की रानी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, स्टार मार्क लगा देना। इसमें राज सिंह जी की कुछ उपलब्धियां हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। राज सिंह जी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, राज सिंह जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बाग लगवाया था जिसको अपन बोलते हैं सर्व ऋतु विलास बाग। तो सर्व ऋतु विलास बाग जो है
राज सिंह जी ने लगवाया था, ये जानकारी अपने को मिल रही है त्रिमुखी बावड़ी से। इसके अलावा राज सिंह जी की जितनी भी तत्कालीन जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विक्ट्रीज थी, पॉलिटिकल विक्ट्री जिसको अपन बोलते हैं राजनीतिक विजय, उनका भी उल्लेख कहां पे मिलता है अपने को, उनका उल्लेख भी मिलता है अपने को त्रिमुखी बावड़ी अभिलेख से। तो जया बावड़ी से हमें किन किन राज सिंह जी की किन किन विजयों का उल्लेख मिलता है? पहली विजय है चारुमती के विवाह। चारुमती के विवाह के लिए औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे राज सिंह जी, और इसी में अपने को जो हाड़ी रानी है उसका बलिदान आपको याद होगा, ठीक है। वो चारुमती के विवाह का ही प्रकरण था, जिसमें अपन बहुत डिटेल में जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो अपन बहुत बढ़िया से बात करेंगे इस पे कि चारुमती विवाह का प्रकरण क्या था और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान रखो, चारुमती विवाह जो पॉलिटिकल विक्ट्री थी राज सिंह जी की वो, प्लस डूंगरपुर के खिलाफ भी इन्होंने एक विजय अभियान किया था राज सिंह जी ने। तो डूंगरपुर में जो विजय प्राप्त करी थी राज सिंह जी ने, उसका भी इसमें जिक्र है। और मालपुरा वाला एरिया है जो टोंक में पड़ता है, मालपुरा वाले एरिया की जो जीत थी वो भी राज सिंह जी की महत्वपूर्ण जीत थी। हालांकि अगर अपन देखेंगे तो इससे पहले महाराणा प्रताप भी मालपुरा को जीत चुके थे, लेकिन राज सिंह जी की ये विजय किसमें मेंशन है? त्रिमुख बावड़ी में, त्रिमुखी बावड़ी में, ठीक है। इसके अलावा जो इसके भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रशस्तिकार है, प्रशस्तिकार है रणछोड़ भट्ट, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग किसके प्रशस्तिकार है? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी के। हालांकि और भी अभिलेखों में पढ़ेंगे अपन इनका नाम। फिर इनकी शिल्पी किसने लिखवाई थी? इसमें शिल्पी थे नाथू गौड़। तो शिल्पी कौन थे? नाथू गौड़, और प्रशस्तिकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। अब ये हो गए अपने लगभग 7 अभिलेख हैं उदयपुर के। अगर कोई महत्वपूर्ण अभिलेख छूट गया ना तो मैं अगले लेक्चर में आपको काउंट कर दूंगा, लेकिन ये 7 महत्वपूर्ण अभिलेखों को अपन एक बार फटाफट से क्रक्स के रूप में देखेंगे। तो ये है कि सामोली जो अभिलेख है 646 एडी का, वो शिलादित्य द्वारा खुदवाया गया था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि जावर और अरण्यगिरी से तांबा और जस्ते खनन का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो वो होता है हमें सामोली वाले अभिलेख से, 646 एडी का अभिलेख है, ठीक है। और इसमें इसको अगर कोई पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जो तत्कालीन 7वीं शताब्दी की या 646 के आसपास जो मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जो उल्लेख है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? वो है हमें सामोली अभिलेख से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त हो रहा है? सामोली अभिलेख से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि तांबा जस्ता कहां से निकलता था? जावर से और अरण्यगिरी से। ये बात भी मेंशन कहां है? सामोली अभिलेख में। बस ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में कुटिल लिपि में ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा दूसरा हमारा अभिलेख प्राप्त होता है हमें अपराजित से। ये लगभग 661 अपराजित का अभिलेख 661 का है, वो नागदा से मिलता है अपने को, ठीक है। नागदा में ये भी संस्कृत भाषा में है, कुटिल लिपि में है। गोहिल वंशीय शासकों का की जो भी उपलब्धियां हैं उसको बताया गया है। और अब ओझा जी ने इसको कहां पे रखवाया था? उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में। कहां पे रखवाया था? उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में। फिर नाथ प्रशस्ति आता है अपना। नाथ प्रशस्ति लगभग 971 एडी के आसपास की है। एक लिंग जी पे ये नाथ प्रशस्ति अपने को एक लिंग जी के वहां मिलेगी, और वहीं ये भी नागदा में पड़ता है। और लकुलिश मंदिर पे रखी हुई है, नरवाहन द्वारा निर्मित है, बनाई गई है, और संस्कृत पद्य में लिखी हुई है, ठीक है। गद्य का रोल नहीं है, न चंपू शैली का है, सिर्फ पद्य में है, कविता के रूप में। फिर देवनागरी भाषा का है, देवनागरी जो लिपि का यूज किया गया है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। 10वीं शताब्दी की का जो अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो अपने को यहां से देखने को मिलता है। प्लस देवनागरी का ओरिजिन 10वीं शताब्दी में है। लगभग ये भी संकेत कहां से मिल रहे हैं अपने को? नाथ प्रशस्ति से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चिरवा का अभिलेख 1273 एडी का वागेश्वर और वागेश्वरी की आराधना के साथ प्रारंभ होता है। बप्पा रावल से लेके महाराजा समर सिंह तक का जो टाइम है, वहां तक की जो उपलब्धियां हैं वो कहां से मिलती है अपने को? चिरवा के अभिलेख से। जो महाराणा पदम सिंह जी थे, उनके महाराणा के समय में उनके बेटे थे केली सिंह जी, उन्होंने करवाया था 1273 में। और रत्नप्रभ सूरी जो थे फेमस जैन विद्वान थे उस समय के, और उसने उनके शिष्य थे पार्श्वचंद, इसको ध्यान मत रखना भले, लेकिन रत्नप्रभ सूरी फेमस पर्सनालिटी है। इस वजह से कोई भी जैसा गुरु अगर प्रसिद्ध गुरु है तो वो अपने गुरु का नाम जरूर लिखते हैं। तो रत्नप्रभ सूरी के शिष्य थे कौन? पार्श्वचंद। तो पार्श्वचंद ने खुदवाया था, और शिल्पी था इसका देलहन। तो ये दिमाग की उपज किसकी थी? जैसा मैंने उस दिन बताया था, तो ये दिमाग की उपज थी पार्श्वचंद जी की, और इसके शिल्पी कौन थे? वो थे देलहन, ठीक है। फिर आता है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख 1428 का।
एक लिंग जी में ही रखा गया है। मोकल की जो विजय है इनकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, श्रृंगी ऋषि से। और गौराम्बिका जो मोकल जी की वाइफ थी, उनकी मुक्ति के लिए वहां पर एक कुंड की स्थापना की गई थी। उस कुंड के उस पर ही जो है, तट पे ही जो है, हमें श्रृंगी ऋषि का आश्रम के आसपास ही वो कुंड बसा हुआ है, और वहीं पे अपने को मिलता है क्या, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ठीक है, योगेश्वर और फना जो है इसके रचयिता थे। इसके अलावा जगन्नाथ प्रशस्ति में हम देखेंगे कि महाराणा जगत सिंह जी द्वारा ये प्रशस्ति उकेरी गई, और बप्पा रावल से लेकर महाराणा सांगा तक जितनी भी ख्यातों और दंत कथाओं से जो जानकारी मिलती थी, उन सबको समन्वित करके जो है महाराणा जगत सिंह जी ने कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास द्वारा, कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रख लेना, कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास द्वारा ये जो प्रशस्ति है ये खुदवाई है। अपना जो जगत मंदिर है, ठीक है, वहां पे जगदीश मंदिर है, जगत मंदिर नहीं, जगत शिरोमणि मंदिर अलग है। जगदीश मंदिर जो है अपने जगन्नाथ जी के वहां पे खुदवाई थी। इसके अलावा जो है त्रिमुखी बावड़ी का जो भी लेके अपना 1675 में त्रिमुखी बावड़ी, जिसको अपन जया बावड़ी भी कहते हैं, त्रिमुखी बावड़ी को जया बावड़ी भी कहते हैं। राज सिंह फर्स्ट की रानी रामरस दे थी, राज सिंह फर्स्ट की रानी रामरस दे, उन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी, और उसी पर ये अभिलेख खुदा हुआ है। और जो अजमेर के परमार पृथ्वी सिंह जी की पुत्री थी रामरस दे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना रामरस दे को, है ना। भले इनके पिताजी का नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन रामरस दे जरूर याद रखनी चाहिए। और वो राज सिंह जी की पत्नी थी, धर्म पत्नी। और बापा रावल से लेकर राज सिंह जी तक का जो पूरा इतिहास है, बापा रावल से लेके राज सिंह तक का पूरा इतिहास अपने को कहां से प्राप्त होता है, वो होता है अपने को त्रिमुखी बावड़ी से, वेरी इंपॉर्टेंट। राज सिंह जी की कौन कौन सी विजयों का उल्लेख करता है, चारुमती विवाह का प्रकरण हुआ था उसको, डूंगरपुर विजय का और मालपुरा विजय का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है अपने को, वो प्राप्त होता है अपने को त्रिमुखी बावड़ी वाले अभिलेख से। इसके अलावा राज सिंह जी ने एक बाग लगाया था सर्व ऋतु विलास नाम का, कौन सा बाग लगाया था, सर्व ऋतु विलास। वो अभिलेख की प्राप्ति भी अपने को, वो भी अपने को कहां से जानकारी प्राप्त होती है, इसी अभिलेख से, त्रिमुखी बावड़ी वाले अभिलेख से। इसके अलावा इसके प्रशस्तिकार कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन थे प्रशस्तिकार, रणछोड़ भट्ट तेलंग। और रणछोड़ भट्ट तेलंग और शिल्पी कौन था, नाथू गौड़। ठीक है, दोनों का नाम याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। रणछोड़ भट्ट जी तो बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी पूछा ही जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो त्रिमुखी बावड़ी वाला अभिलेख पूछा जाएगा आपसे। श्रृंगी ऋषि भी पूछा जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ प्रशस्ति भी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के लगभग सारे महत्वपूर्ण है शिलालेख। चिरवा वाला भी पूछ लेते हैं, सामोली तो पूछा ही जाता है कभी कभी, अपराजित भी पूछ लेते हैं, नाथ प्रशस्ति भी पूछ लेते हैं। तो इसमें से एक भी चीज जो है ना वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बराबर इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लेना। तो उदयपुर के जो सारे शिलालेख है वो सारे शिलालेख महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा आज अपन ने उदयपुर वाला कंप्लीट कर लिया है, और जहां तक है उदयपुर वाले सारे अपन ने देख लिए। एक आध बचेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। और अब नेक्स्ट लेवल में शायद नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है चित्तौड़गढ़ वाले सारे शिलालेख ले सकते हैं। तो आप इसके लिए भी तैयार हो क्या ना, तो चित्तौड़गढ़ के सभी शिलालेख अपन एक बार में कवर कर लेंगे। और इस बार जो है अपन ने कोशिश करी है कि कम से कम समय में अपन है ना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सके, ताकि आप जो है भटके ना एक जगह से दूसरी जगह पे। और आज के लिए अपना इतना ही रहेगा लेक्चर, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चित्तौड़गढ़ की शिलालेख के लेके। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़ के आना जरूर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।